नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और आज का जो वीडियो लेक्चर है ये पॉलिटी से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। टॉपिक है राष्ट्रपति पर महाभियोग या फिर प्रेसिडेंट के ऊपर जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस है, इसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, महाभियोग का मतलब होता है पद से हटाने की प्रक्रिया, और हमारे भारतीय संविधान में विशेष तौर पर जो प्रेसिडेंट हैं या फिर राष्ट्रपति हैं, इनको पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग के रूप में बताया गया है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम समझेंगे। ये जो टॉपिक है अक्सर यहाँ से प्रीलिम्स में, वनडे एग्जाम्स में और खासतौर पर मुख्य परीक्षा में भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल वे में हम इसको आज डिस्कस करेंगे। छोटा सा एक टॉपिक है, तो बिना देरी किए हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको फ्री में ये PDF मिल जाएगी। और हमारी जो एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप PDF के फोल्डर में जाओगे तो यहाँ पर फ्री PDF वाले फोल्डर में आपको पॉलिटी के फोल्डर में जाओगे तो वहाँ से आपको ये जो PDF है बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, तो दोनों ही जगह से आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट फाउंडेशन कोर्स है, जैसे कि पॉलिटी की क्लासेस जो हैं हमारी बिल्कुल लाइव चल रही हैं एप्लीकेशन पर, तो इस बैच को आप अवेल कर सकते हैं। बाइलिंगुअल ये पूरा कोर्स है और फाउंडेशन कोर्स है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट PCS SSC रेलवे है ना, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। बहुत ही इन डेप्थ सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में हम यहाँ पर एक एक फैक्ट को कवर कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको आप ले सकते हैं। हिंदी का हमारा कोर्स है। इसके अलावा कंप्लीट भूगोल का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत जल्द हमारी मंडे से वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है इसी बैच के अंतर्गत। तो अभी ओनली 199 रुपीज़ में वो कोर्स आपको मिल रहा है, तो उसको आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए अपडेट लेने के लिए। तो चलिए सीधे बिना देरी किए हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल 61 के अंतर्गत किया गया है, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किया गया है ना। इस पर क्या बोला गया है, इसमें सिंपल सी बात बोली गई है कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय इम्पीचमेंट, है ना। तो महाभियोग या फिर इम्पीचमेंट की प्रोसेस के द्वारा ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, ये बोला गया है आर्टिकल 61 में। तो सबसे पहला जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से ही आएगा। मल्टीपल टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि प्रेसिडेंट के ऊपर जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस चलाई जाती है वो आर्टिकल 61 के अंतर्गत दी हुई है। और ये जो पूरी प्रोसेस हमने एडॉप्ट की है या फिर ली है, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, तो जो USA या फिर अमेरिका का संविधान है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, यहाँ से हमने राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली है ना। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये याद रख लीजिए कि आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। एक आर्टिकल है, आर्टिकल 56 है ना। आर्टिकल 56 पर भी राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में चर्चा की गई है ना। ऐसा बोला गया है कि आर्टिकल 61 में निर्धारित महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है ना। मतलब यहाँ पर ये बोला गया है आर्टिकल 56 में कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, और इसके लिए आर्टिकल 61 दिया गया है। ये सिंपल सी बात की गई है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आर्टिकल 61 के अलावा कौन सा ऐसा आर्टिकल है जहाँ पर इसका जिक्र हमें मिलता है, तो आर्टिकल 56 में भी इसका जिक्र मिलता है। हालांकि प्रोसेस नहीं बताई गई है, प्रोसेस हमें आर्टिकल 61 में ही देखने को मिलती है, लेकिन जिक्र देखने को मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसकी हम पूरी प्रोसेस को समझेंगे कि जो ये महाभियोग की प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट की प्रोसेस है, ये कैसे चलती है सदन में, ठीक है, संसद में। तो याद रखिएगा, महाभियोग को लाने की या फिर महाभियोग की जो ये पूरी प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है, इसको लाने का एकमात्र जो आधार है वो संविधान का उल्लंघन है। ठीक है, या फिर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, यदि प्रेसिडेंट या फिर राष्ट्रपति कोई ऐसा कृत्य करता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल संविधान के सिद्धांतों, नियमों और उसकी भावना के विरुद्ध कोई ऐसा काम करता है। हालांकि याद रखिएगा, जो संविधान का उल्लंघन या फिर एक और वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, अतिक्रमण, है ना, इसको हमारे संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, इसको डिस्क्राइब या फिर डिफाइन नहीं किया गया है ना, कि आखिर संविधान का उल्लंघन किसको बोला जाएगा। लेकिन फिर भी आप ऐसा समझ सकते हो कि संविधान के सिद्धांतों, नियमों और उसकी भावना के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य यदि प्रेसिडेंट करता है तो उसके विरुद्ध संसद में, पार्लियामेंट में महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आधार क्या है, संविधान का उल्लंघन या फिर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि अभी तक हमारा जब पहले प्रेसिडेंट चुने गए थे 1950 में, तब से अभी तक
कभी भी किसी भी प्रेसिडेंट के खिलाफ ये जो प्रक्रिया है ये चलाई नहीं गई है, याद रखिएगा। ओके, चलिए। इसके अलावा ये जो प्रक्रिया है ये किस हाउस में चलाई जाती है, फिर कहाँ चलाई जाती है, तो पार्लियामेंट या फिर जो हमारी संसद है ना, तो संसद के किसी भी सदन में, चाहे आप राज्यसभा की बात करिए चाहे आप लोकसभा की बात करिए, तो ये जो प्रक्रिया है किसी भी हाउस में स्टार्ट की जा सकती है और ये जो प्रक्रिया है ये संसद या फिर पार्लियामेंट में ही चलती है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जनरल से पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कराए। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन देखने को मिलता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस देखने को मिलती है। इसके अलावा ये हमने यूएसए या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से इसको हमने अडॉप्ट किया है। इसके बाद मैंने बताया कि इसका आधार क्या हो सकता है, कि क्यों आखिर हम राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट चलाएंगे, तो संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान का अतिक्रमण, यदि प्रेसिडेंट कोई ऐसा कृत्य कर दे जो संविधान के सिद्धांतों को आहत करता है, नियमों को आहत करता है, उसकी मूल भावना को आहत करता है, तो इस कंडीशन में हम उस पर इम्पीचमेंट की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ये कहाँ पर प्रोसेस चलती है, तो पार्लियामेंट या फिर संसद में चलती है। ठीक है, अब हम पूरी प्रोसेस को समझेंगे कि इसकी आखिर पूरी प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए महाभियोग की जो प्रक्रिया है या फिर प्रोसेस है ना, ये दोनों में से किसी भी हाउस में शुरू की जा सकती है या स्टार्ट की जा सकती है। आप इसको राज्यसभा से भी स्टार्ट कर सकते हो और लोकसभा से भी स्टार्ट कर सकते हो, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले ये विधेयक लोकसभा में लाया जाएगा या फिर राज्यसभा में लाया जाएगा। किसी भी हाउस में ये जो इसके संबंध में विधेयक है ना, ये लाया जा सकता है, आपको याद रखना है। तो किसी भी हाउस से कार्यवाही को शुरू किया जा सकता है, आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट हाउस और सेकेंड हाउस लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले इसका जो प्रोसेस होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहली प्रक्रिया होती है ना, जिस भी हाउस में प्रेसिडेंट के ऊपर महाभियोग या फिर इम्पीचमेंट का ये जो विधेयक लाया गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए ये फॉर एग्जांपल लोकसभा है ना, ये क्या है, लोकसभा। ओके, लोकसभा फॉर एग्जांपल मान लीजिए, है ना, लोकसभा में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का विधेयक लाया गया है ना। तो सबसे पहला प्रोसेस ये होगा, पहली जो प्रक्रिया होगी वो ये होगी कि इसके जो कुल मेंबर हैं, है ना, टोटल मेंबर हैं, इनके 1/4 सदस्य, है ना, जो लोकसभा में टोटल मेंबर हैं, इनके 1/4 मेंबर या फिर 1/4 मेंबर का एक आरोप पत्र या फिर आप ऐसा बोल लो एक लिखित नोटिस, ठीक है, राष्ट्रपति के समक्ष देना होगा, है ना, राष्ट्रपति या फिर प्रेसिडेंट को देना होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले आपको प्रेसिडेंट को बताना होगा कि संसद पर या फिर हमारे सदन में आपके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। ठीक है, और ये कब देना पड़ेगा आपको, ये देना पड़ेगा आपको 14 दिन पहले। ठीक है, 14 दिन पहले, है ना, 14 डेज एगो या फिर 14 दिन पहले आपको प्रेसिडेंट को, जिस भी हाउस में, जिस भी सदन में ये विधेयक लाया गया है, ठीक है, उसके 1/4 सदस्य, जैसे मान लो 100 सदस्य हैं तो इसका 1/4 कितना होगा, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 25 है ना, तो 25 सदस्यों का एक सिग्नेचर वाला आरोप पत्र, ठीक है, या फिर नोटिस सबसे पहले आपको प्रेसिडेंट को देना होगा कि आपके विरुद्ध जो ये लोकसभा है यहाँ पर इम्पीचमेंट या फिर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है ना। और 14 दिन के बाद ये जो प्रोसेस है इस हाउस में स्टार्ट हो जाती है। इतना समझ में आया। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि टोटल मेंबर का 1/4 सदस्य का एक लिखित नोटिस राष्ट्रपति को पेश करना पड़ेगा 14 दिन पहले, जब भी ये प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब 14 दिन हो गए, अब फर्स्ट हाउस में जो ये प्रक्रिया है ये स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और इस विधेयक पर क्या बहस होना स्टार्ट होगी, है ना, इस पर बहस होना स्टार्ट हो जाएगी। और इस हाउस का, है ना, इस हाउस का यदि विशेष बहुमत का मतलब ये है कुल मेंबर का, जितने भी इस हाउस में मेंबर हैं, यदि इसका 2/3 बहुमत या फिर 2/3 मेजॉरिटी से ये जो विधेयक है ये पास हो जाता है, ठीक है, तो फिर ये सेकेंड हाउस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यदि 2/3 बहुमत से, है ना, इस विधेयक को पास कर दिया तो ये फिर सेकेंड हाउस में चला जाएगा। बात समझ में आई। सबसे पहली बात क्या थी, सबसे पहला प्रोसेस ये था कि 14 दिन पहले राष्ट्रपति को एक लिखित नोटिस दिया जाएगा, एक आरोप पत्र दिया जाएगा जिसमें उस हाउस के 1/4 मेंबर के सिग्नेचर होंगे, है ना, और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ये नोटिस देना होगा ताकि उसको पता रहे कि हाउस में उसके विरुद्ध या फिर उसके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है, इम्पीचमेंट की प्रोसेस चल रही है। उसके बाद जब 14 दिन हो जाएंगे तो जो फर्स्ट हाउस है जहाँ पर भी ये प्रोसेस चल रही है ना, वहाँ पर बहस स्टार्ट हो जाएगी इस विधेयक पर। और यदि कुल मेंबर का 2/3 मेजॉरिटी से ये विधेयक पास हो जाता है ना, तो ये फिर सेकेंड हाउस में चला जाता है।
ठीक है। अब जब ये सेकेंड हाउस में आएगा, मतलब ये यहाँ पर आ गया, इस लोकसभा से, हमने इसको लोकसभा माना था, लोकसभा से पास हो गया, अब ये राज्यसभा में आ गया, ओके, सेकेंड हाउस में आ गया। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये विधेयक राज्यसभा में आ जाता है, ठीक है, तो याद रखना है राष्ट्रपति जो है या फिर प्रेसिडेंट जो है, इसको पूरे अधिकार होते हैं कि वो स्वयं ठीक है, या अपने वकील के माध्यम से या फिर किसी अन्य के माध्यम से इस सेकेंड हाउस के सामने अपना पक्ष रख सके, है ना। तो राष्ट्रपति को पूरा अधिकार दिया गया है कि वो अपना पक्ष रख सके कि उसके विरुद्ध जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा रही है ना, तो क्यों चलाई जा रही है, तो वो अपना पूरा पक्ष रख सकता है, ये उसको अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रपति स्वयं अपने वकील के माध्यम से या फिर किसी अधीनस्थ के माध्यम से अपना पक्ष सेकेंड हाउस के सामने रख सकता है, ठीक है। एक पॉइंट तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि सेकेंड हाउस जो है एक कमेटी का गठन करता है। जब ये विधेयक सेकेंड हाउस में आएगा तो जो सेकेंड हाउस है इसके संबंध में एक कमेटी गठित करेगा जिसमें कुछ वरिष्ठ सदस्य होते हैं, कुछ सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं, इसके अलावा कुछ न्यायविद या फिर न्याय के विशेषज्ञ लोग या फिर कानून के विशेषज्ञ लोग भी इस कमेटी में हो सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड हाउस क्या करेगा, एक कमेटी के गठन करेगा और ये कमेटी क्या करेगी, इसकी जांच करेगी, है ना, कि जो ये प्रेसिडेंट के विरुद्ध जो ये महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा रही है ना, तो ये जो इस पर आरोप लगाए गए हैं कितनी हद तक सही हैं, तो ये पूरी इसकी जाँच करेगा, कमेटी जांच करेगी और ये जांच की जो रिपोर्ट है इसको सौंपेगी, है ना, इसकी रिपोर्ट बना करके सौंपेगी। यदि ये जांच पूर्णतः सत्य पाई जाती है तो जो ये राज्यसभा है अपनी आगे कार्यवाही करेगी और ये भी यदि अपनी 2/3 मेजॉरिटी से या फिर 2/3 बहुमत से, है ना, इस विधेयक को पास कर देती है ना, तो फिर ये जो इम्पीचमेंट या फिर महाभियोग की प्रक्रिया है इसको पास समझा जाएगा, है ना, और राष्ट्रपति को अपना क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा, है ना, मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और इसको अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरी महाभियोग की प्रक्रिया है ना, 2/3 मेजॉरिटी और 1/4 इस आरोप पत्र, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है इम्पीचमेंट या फिर महाभियोग की। हालांकि अभी तक आज़ादी के बाद से जब हमारा संविधान बना, जब हमारे पहले राष्ट्रपति बने, तब से अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर ये प्रक्रिया नहीं चलाई गई है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक बार मैं फटाक से रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले देखो 1/4 मेंबर का आरोप पर जहाँ पर भी या फिर जिस सदन में भी ये लाया गया है विधेयक, है ना, तो राष्ट्रपति के समक्ष देना पड़ेगा जिसमें 1/4 मेंबर के सिग्नेचर होंगे 14 दिन पहले। फिर इसके बाद 14 दिन के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट हाउस में, इसमें बहस होना स्टार्ट हो जाएगी। यदि विशेष बहुमत या फिर जिसको हम बोलते हैं 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी का मतलब है जितने भी टोटल मेंबर हैं, है ना, कुल मेंबर का, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, मान लो 90 सदस्य हैं कुल, है ना, तो इसका 2/3 कितना होगा, है ना, इसको आप काट लो, तो 3 तिरका 9 और 0 मतलब 60 सदस्य का बहुमत होना चाहिए। 90 में से 60 सदस्य का जब बहुमत होगा तभी ये पास होगा, है ना। तो को हम बोलते हैं विशेष बहुमत। तो 2/3 मेजोरिटी से ये विधेयक यदि पास हो जाता है फर्स्ट हाउस से, तो ये सेकेंड हाउस में जाता है। सेकेंड हाउस के बाद जो सेकेंड हाउस में इसके संबंध में एक कमेटी गठित करता है जो इसकी जांच करती है। इसके अलावा प्रेसिडेंट को भी पूरे अधिकार होते हैं कि वो स्वयं का पक्ष रख सके, है ना। और यदि जांच सही पाई जाती है, रिपोर्ट में सब सही पाया जाता है, तो सेकेंड हाउस भी यदि इसको 2/3 मेजोरिटी से पास कर देता है तो फिर राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना होता है। ये विशेष तौर पर आपको याद रखना है। क्लियर है? तो ये पूरी प्रोसेस है, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर एक बार थ्योरी के माध्यम से भी देख लेते हैं। तो किसी सदन के 1/4 सदस्य द्वारा 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसके संबंध में सूचना देना आवश्यक है, याद रखिएगा। और महाभियोग का प्रस्ताव जो है संसद के दोनों सदनों में अलग अलग सदन में कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत के द्वारा पारित होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा ही दिया। एक पॉइंट और याद रखो, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया होती है, इम्पीचमेंट की प्रोसेस होती है ना, इसमें सभी मेंबर, है ना, लोकसभा राज्यसभा के जो सभी मेंबर होते हैं, मतलब निर्वाचित, ओके, निर्वाचित इलेक्टेड, है ना, और नामित या फिर नॉमिनेटेड, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि प्रेसिडेंट 12 मेंबर को राज्यसभा में नॉमिनेट करता है, तो ये मेंबर भी एलिजिबल होते हैं इसकी इम्पीचमेंट प्रोसेस में। हमने देखा था कि इसके इलेक्शन में
है ना, इसका जो इलेक्शन होता है इसमें नामित सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन इम्पीचमेंट प्रोसेस में इसके जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं वो भी होते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो मैं आपको डिस्कस कराता हूँ। देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि राष्ट्रपति या फिर प्रेसिडेंट के ऊपर जो ये इम्पीचमेंट प्रोसेस है केवल संविधान के उल्लंघन पर ही संभव है। मतलब कोई ऐसा कृत्य यदि प्रेसिडेंट करता है जो संविधान की मूल भावना, मूल सिद्धांतों और उसकी नियमों के विरुद्ध हो, है ना, मूल नियमों के विरुद्ध हो, तो ही उस पर इम्पीचमेंट लाया जा सकता है। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये एक अर्ध न्यायिक या फिर क्वाशी ज्यूडिशियल प्रोसेस है ना। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का मतलब क्या है? जब विधेयक सेकेंड हाउस में जाता है ना, पहले हाउस से पास होकर के सेकेंड हाउस में जाता है, तो राष्ट्रपति को अपने पूरे अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने वकील के माध्यम से स्वयं या फिर किसी के माध्यम से अपना पक्ष रखे, है ना। जैसे कि न्यायालय में भी मान लो कोई केस चलता है ना, न्यायालय में यदि कोई केस चलता है, ठीक है, तो जो आरोपी होता है ना, जिस पर आरोप हैं, तो उसका खुद का एक वकील होता है, तो उसको पूरा अधिकार होता है कि वो इसके पक्ष में सारे सबूत दे, इसका पक्ष रखे, है ना। इसी प्रकार से हालांकि मैं यहाँ पर प्रेसिडेंट को कोई आरोपी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, है ना, बस मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि इसको हम अर्धन्यायिक प्रक्रिया क्यों बोलते हैं। तो सेकेंड हाउस में जब ये जाता है तो राष्ट्रपति को अपने वकील के माध्यम से स्वयं या फिर किसी अन्य के माध्यम से अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार दिया गया है। एक तो ये है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो ये सेकेंड हाउस होता है इसमें एक कमेटी गठित करता है जिसमें कुछ न्याय क्षेत्र के मेंबर भी हो सकते हैं, कानूनी जानकार विशेषज्ञ भी हो सकते हैं, न्यायविद भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यही रीज़न है कि इसको एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया या फिर क्वासी जुडिशियल प्रोसेस बोला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि देखिए ये प्रोसेस कहाँ चल रही है, ये हमारी संसद में चल रही है, तो इसको एक विधायी प्रक्रिया बोलना चाहिए, लेकिन ये विधायी प्रक्रिया नहीं है, ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये विशेष तौर पर दिमाग में रखना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से, 2/3 मेजॉरिटी से ये पास होना चाहिए, याद रखना है ना, 2/3 मेजॉरिटी से। इसको हम बोलते हैं विशेष बहुमत से, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हों चाहे नामित हों, नॉमिनेटेड हों, सभी मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, क्योंकि चुनाव में जो नॉमिनेटेड लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है आपको। तो ये कुछ ऐसे छोटे पॉइंट हैं जो आपको विशेष तौर पर दिमाग में रखना है, ठीक है। और अभी तक, है ना, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं चलाई गई है या फिर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लाई गई है, तो ये भी दिमाग में रखना है, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, विशेष तथ्य थे जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कराए हैं, ठीक है। अब एक बार मैं पूरी प्रोसेस को आपको एक इस चार्ट के माध्यम से रिवाइज कराऊंगा। देखो, सबसे पहले जो प्रस्ताव है ना, ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, है ना। तो इंट्रोड्यूस कहीं पर भी किया जा सकता है, आइदर हाउस, है ना, चाहे वो लोकसभा है या फिर राज्यसभा है। इसके बाद फिर नोटिस दिया जाता है सबसे पहले, 14 दिन पहले, जब भी ये विधेयक लाया जा रहा है उसके 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा किसको? प्रेसिडेंट को, है ना, कि भैया हम आपके विरुद्ध, है ना, क्या ला रहे हैं, महाभियोग, इम्पीचमेंट ला रहे हैं, ठीक है। आपको पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, लेकिन जिस भी सदन में ये लाया जा रहा है उसके 1/4 मेंबर के सिग्नेचर उस नोटिस पर होने चाहिए, ठीक है। तो याद रखना है, साइंड बाय एटलीस्ट 1/4 मेंबर्स। जब स्वीकृति, है ना, 2/3 बहुमत से यदि फर्स्ट हाउस से ये पास हो जाता है, ठीक है, तो दूसरे सदन में ये जाता है और दूसरा सदन इसकी जांच करता है और एक कमेटी वगैरह का भी गठन कर सकता है, और यहाँ पर राष्ट्रपति अपना पक्ष भी रख सकता है अपने वकील के माध्यम से, किसी के भी थ्रू, है ना। अंतिम मतदान, यदि सेकंड हाउस भी इसको 2/3 बहुमत से पास कर देता है तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है या फिर इसको अपना इस्तीफा देना होता है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने शॉर्ट में आपको लिख दिया है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा इम्पीचमेंट का प्रोसेस था, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम कुछ MCQs PYQs जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? व्हाट इज द नेचर ऑफ द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। तो ये एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, भी मैंने इसको पूरा डिस्कस करा दिया। अब यहाँ से अक्सर आपको कन्फ्यूजन होगा कि ये विधायी प्रक्रिया है, लेकिन ये विधायी प्रक्रिया नहीं है, ना ही कार्यकारी प्रक्रिया है, ना ही न्यायिक है, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है? ठीक है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी प्रेसिडेंट भी इम्पीच्ड, है ना। तो आर्टिकल 61 में ये पूरी प्रोसेस बताई गई है। अभी मैंने आपको बताया महाभियोग की पूरी प्रक्रिया बताई गई, UPSS 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है।
नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली है? फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज द इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट एडॉप्टेड? ठीक है, तो ये अमेरिका या फिर यूएसए के संविधान से हमने इसको अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में से किस प्रकार का बहुमत आवश्यक होता है? व्हाट टाइप ऑफ मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? है तो विशेष बहुमत भैया, है ना, कुल मेंबर का 2/3 बहुमत होना चाहिए दोनों सदनों से, है ना। जब ये इस बहुमत से पास होगा तभी काफ़ी टफ ये प्रक्रिया बनाई गई है ना, कोई इतनी सिंपल प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी सिंपल नहीं होती है। ठीक है, तो विशेष बहुमत इसलिए इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है? ठीक है, तो ये जो है इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। इन विच हाउस कैन द इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट वी इंट्रोड्यूस फर्स्ट? तो भैया दोनों में से किसी भी सदन में, है ना, दोनों सदनों में से, चाहे वो आप लोकसभा से स्टार्ट कर लो, चाहे आप राज्यसभा से स्टार्ट कर लो, जिस भी हाउस में ये लाया गया है, किसी भी हाउस से ये प्रोसेस स्टार्ट की जा सकती है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने, ये भी यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, तो ये सब सिविल सर्विसेज में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, है ना। तो ये हर एक क्वेश्चन जहाँ से एग्जाम में आते हैं वो मैंने आपको डिस्कस कराया है, और बहुत ही सिंपल वे में आपको मैंने ये पूरा प्रोसेस डिस्कस करा दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आप मुझसे पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, है ना, ये जो कंटेंट है पूरा हमारी लाइव क्लासेस का ही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यदि आप मुझसे पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो हमारा कोर्स बिल्कुल लाइव चल रहा है, इसमें आप इनरोलमेंट कर सकते हैं। ये फाउंडेशन कोर्स है, आप स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें हम बेसिक से पूरा एडवांस में एक एक आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप एनरोलमेंट ले सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में ये कोर्स मिल जाएगा। ज्योग्राफी का कोर्स ऑलरेडी वहाँ पर चल रहा है, इसमें आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। हिंदी का रिकॉर्डेड कोर्स है, बहुत जल्द हमारी मंडे से वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, अभी काफ़ी कम प्राइस में, मात्र 199 रुपीज़ में, मात्र 199 रुपीज़ में ये कोर्स आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर भी आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसके अलावा देखिए, अभी तक आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। जितने भी कोर्सेज हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइस में और बहुत ही अच्छा कंटेंट हम आपको यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं, है ना। एम्पावरिंग एवरी ड्रीम विथ अफोर्डेबल एक्सीलेंस, ये हमारी एक प्रकार से टैगलाइन है। बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही क्वालिटी कंटेंट देना हमारे यहाँ पर क्या है, लक्ष्य है, और इसको ही लेकर के हम आगे कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। चलिए, तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आप पॉलिटी, ज्योग्राफी या फिर किसी अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कोई इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए मैं वो टॉपिक लेकर के आऊँ, है ना। तो मुलाकात होंगी अगले लेक्चर में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।